गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम विमल है। हाय विमल जी। हाय। और डिलीवरिंग सोबर रीडिंग की जर्नी में हम पहुंचे हैं चैप्टर 33 पे। नॉट 33, चैप्टर 14 है ये। फेंडिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन को भगाना या हटाना। और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा जल्दी से समराइज कर देता हूँ ताकि कनेक्शन बन जाए आगे। कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम में से कई लोग जो है ज्यादातर लोन ड्रिंकर्स थे, अकेले पीते थे और बिल्कुल भी किसी का साथ नहीं था हमारे पास पीने के दौरान। हमारे आसपास लोग होते थे, हम देखते थे, सुनते थे उनको, लेकिन बात नहीं करते थे। जो हमारी अपनी अंतरंग बातें होती थी, जो हमारी अंदर की बातें होती थी, वो अपने अंदर ही रखते थे, अपने आप से ही करते, किसी और से नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें यकीन था कि कोई समझेगा ही। ये हमें पक्का यकीन था, कोई समझेगा ही नहीं। और हमारा अपने बारे में राय भी बहुत खराब थी। अपने बारे में हमारी सोच राय बहुत खराब थी। तो इसलिए जब हम पहली बार मीटिंग में आते हैं, ए में आते हैं, और जब रिकवर्ड शराबियों को सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं और वो बिल्कुल खुल के बोलते हैं, ईमानदारी से अपने बारे में बात करते हैं, तो हमें थोड़ा झटका लगता है। कि थोड़ा झटका लगता है इस बात से कि ये कैसे है, ऐसे लोग तो देखे नहीं कभी। वो अपनी कहानियां बता रहे होते हैं, पीने के दौरान क्या क्या कहानियां थी, क्या क्या हुआ था। तो वो सुन के और झटका लगता है। वो भी अपने अकेलेपन के बारे में, अपने डरों के बारे में बता रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें शुरू में विश्वास नहीं, शुरू में ये विश्वास नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन तो मिल जाती है कि हाँ ये मेरे जैसे ही लोग हैं, लेकिन शुरू में ये विश्वास नहीं होता कि हम अकेले हैं। हालांकि ये जरूर लगने लगता है कि हाँ भी मेरे जैसे और लोग भी हैं, लेकिन जो अपने ऊपर हमने एक खोल चढ़ाया हुआ है, जो आवरण चढ़ाया हुआ है अपने आप को बचाने के लिए, वो फिर धीरे धीरे खुलने लगता है। हम उससे निकलने लगते हैं और फिर धीरे धीरे पता लगने लगता है कि हाँ ये मेरी जगह है, मैं इसी जगह से बिलोंग करता हूँ, इसी जगह का हूँ। और वो अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर वो बताया था कि फिर भी ये थोड़ा सा भयानक लगता, थोड़ा सा आश्चर्यजनक, थोड़ा सा भयानक लगता है कि क्या वाकई में ऐसा है, क्या ये सच है। लेकिन जब कमरे में सुनते हैं, जो पुराने सोबर लोग हैं उनकी बात सुनते हैं, तो यकीन होने लगता है कि हाँ वो सच है, ये वाकई में सपना नहीं है, ये सच है। न्यू कमर को वो बताते हैं कि ये बिल्कुल असली चीज है, जहाँ पे तुम देख रहे हो, जो भी तुम देख रहे हो। और फिर प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे कमरे में लोगों की संख्या बढ़ती है, कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल सोबर है, तो और यकीन होने लगता है कि हाँ भी ये शराबीपन के अकेलेपन से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अब समस्या एक और है कि इतने सालों से एक आदत पड़ी हुई, किसी पे विश्वास ना करने की, शक करने की। और दूसरी बात, जो अपने आप को बचाने के तरीके हमने खोज रखे हैं। कोई भी टोकता था, क्यों पीते हो, कैसे पीते हो, वो बचाने के जो तरीके खोज रखे हैं। और जो एक शक करने की आदत है, वो रातों रात नहीं जाएगी। इसलिए जल्दी से विश्वास नहीं होता और डर भी लगता है। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है कि हमें ये महसूस भी होता है और हम इस तरह से बिहेव भी करते हैं कि जैसे कोई हमें समझता नहीं है, कोई हमें प्यार नहीं करता। तो वो सच हो या ना हो, लेकिन हमें ये लगता है। तो इसलिए जब हम पहले पहले पीना बंद करते हैं, कमरे में आते हैं, अकेलेपन की आदत पड़ी हुई है, उस आदत से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है हमें। और फिर दूसरी बात यह है कि हमें ना तो फ्रेंडशिप, दोस्ती मांगनी आती है, ना लेनी आती। वो सब तो हम सालों पहले भूल चुके हैं। दोस्ती कैसे बनाई जाती है, कोई दोस्त बनने के लिए आ गया है तो उसे कैसे स्वीकार किया जाता है, वो सब चीजें भूल चुके हैं। और इतने सालों से जो डर में जी रहे हैं, जो हमारे अंदर फियर्स चल रहे हैं, फियर्स में जी रहे हैं, वो भी हमें रोकते हैं। वो भी हमें रोकते हैं किसी पे विश्वास करने पे, किसी पे
के साथ दोस्ती कर ले। तो इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से होता क्या है कि जब हम अकेले होते हैं, चाहे हम कई लोगों के बीच में हो, हमने पहले भी पढ़ा था कि हम कई लोगों के बीच में हो के भी अकेला महसूस कर सकते हैं। तो चाहे हम एक्चुअल में अकेले हो या ना हो, लेकिन अगर अकेलापन महसूस हो रहा है, तो शराब की तरफ जाना बड़ा आसान हो जाता है, शराब हमें लग जा सकती है। चाहे लोगों के बीच में है, चाहे बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन शराब की तरफ जाना बड़ा आसान हो जाता है। और कई बार ये लालच भी आता है, हमें से कईयों को कई बार ये लालच भी आता है कि छोड़ना, ये कहाँ फंस गया मैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है, क्या बवाल है, इसको हटाओ, वहीं चलते वापस वापस अपनी शराब की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो जगह देखी हुई, जानी पहचानी है, वहाँ जो भी होता है वो सब पता है। ये नई चीज़ है, अपनाने में तकलीफ हो रही है, ये नई चीज़ है, अपनाने में तकलीफ हो रही है। पुरानी चीज़ प्रैक्टिस है, अभ्यस्त हूँ मैं उसका, तो इसलिए वहाँ जाने की अपनी लालच आता है। तो इस वजह से भी वापस जाने का मन करता है। अब आगे आते हैं। टेलिंग एन ए ग्रुप अबाउट हिमसेल्फ, अ फेलो once said that being a drunk from his teenage years to his 40s was a full-time occupation, and he passed by most of the things North American males usually learn as they grow into young manhood. तो एक ग्रुप को एक मेंबर अपने बारे में बता रहा था, एक ग्रुप में एक मीटिंग में शेयर कर रहा था अपने बारे में, और उसे एक बार ये शेयर किया कि वो टीनेज ईयर्स से पी रहा था, किशोरावस्था से पी रहा था, और 40 साल की उम्र तक पीता रहा, 40 42 अर्ली 40s तक वो पीता रहा, और ये फुल टाइम ऑक्यूपेशन था, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, पूरा समय यही काम करता था। तो किशोरावस्था से पीना शुरू किया और 40 42 साल की उम्र तक पीता रहा, और उसका नतीजा क्या हुआ कि ज्यादातर नॉर्थ अमेरिकन पुरुष जो काम करते हैं, जो चीजें वो सीखते हैं जब वो किशोरावस्था से जो है एडल्ट होते हैं, उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ चीजें वो सीखते हैं, जो दुनिया में कैसे रहना है, कोई अपनी प्रोफेशन सीखते हैं, या और जिंदगी कैसे चलानी है, वो सारी चीजें सीखते हैं। कह रहा क्योंकि मैं इस पूरे वक्त के दौरान फुल टाइम पी रहा था, तो मैंने ये चीज सीखी ही नहीं, मैंने इनमें से कोई चीज नहीं सीखी जो एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल आदमी सीखता है आमतौर पे, वो चीजें मैंने सीखी। सो देयर ही वाज इन हिज 40s, ही सेड सोबर। तो अब क्या कह रहा है कि अब मैं 40 पार कर चुका हूँ, सोबर हूँ, लेकिन पिछले 20 22 साल में जितने भी साल पी, कुछ सीखा नहीं। ही न्यू हाउ टू ड्रिंक एंड ब्रॉल, बट ही हैड नेवर लर्न द वोकेशनल और प्रोफेशनल स्किल, एंड ही वाज इग्नोरेंट ऑफ मोस्ट सोशल ग्रेसेस। अब उसको वो कहता है मुझे पीना और झगड़ना तो आता था, पी लेता था, झगड़ा करता था, वो सब तो आता था, लेकिन मैंने कभी भी कोई वोकेशनल या प्रोफेशनल स्किल, कोई हुनर नहीं सीखा, चाहे वो किसी प्रोफेशन से संबंधित हो या कोई और काम हो जिससे कि रोजी रोटी कमाई जा सके, वो मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं, कोई ऐसा हुनर। एंड ही वाज इग्नोरेंट ऑफ मोस्ट सोशल ग्रेसेस, समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे व्यवहार करना है, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं। यानी ना तो कुछ अपना कैरियर बनाने के लिए सीखा था, चाहे वो कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हो या कोई ट्रेनिंग ली हो किसी चीज, वो भी नहीं किया, और समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं। इट वॉज ऑफुल, ये डिक्लेयर, ये तो बहुत ही बुरा था। नेचुरल है, कुछ आता ही नहीं है जिंदगी में सिवाय शराब पीने के, तो नेचुरल है कि बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरा है। और ये अगर हमने कमरों में भी सुना होगा बहुत बार कि जब मैं जिस उम्र से शराब पीना शुरू करता हूँ, उसी उम्र में जो है मेरी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। अगर मैं एल्कोहलिक हूँ, नॉर्मल बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं शराबी हूँ। तो मैंने जब पीनी शुरू की, मेरी मेंटल ग्रोथ, मेरा मानसिक विकास रुक गया, और मैं कोई नई चीज़ सीखी ही नहीं। जब मैं धीरे-धीरे शराबी बन गया, तो उसके बाद मैंने कुछ नया नहीं सीखा, बल्कि जो थोड़ा वो सीखा हुआ था, वो भी भूलने लग गया। ये तो शुक्र है भगवान का कि मैं एक क्वालिफ़िकेशन ले चुका था, पूरी तरह से शराबी बनने से पहले। एक क्वालिफ़िकेशन थी, तो उसके बलबूते पे काम-धंधा मिल जाता था। तो मानसिक विकास, लेकिन दुनियादारी कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ पता नहीं था। दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं था, वो सीखा ही नहीं था कुछ। तो उसने बताया कि ये बहुत बुरा था। आई डिडंट इवन नो सॉरी आई डिडंट इवन नो हाउ टू आस्क गर्ल फॉर अ डेट और व्हाट टू डू ऑन वन। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि किसी लड़की को डेट पे कैसे ले जाते, डेट पे चलने के लिए कैसे कहते हैं किसी लड़की, और अगर चलो ले भी जाऊं तो फिर डेट पे क्या करना होता है, मुझे ये भी नहीं पता, जो कि हर नौजवान को पता होता है। तो कह रहे मुझे ये भी नहीं पता था। एंड आई फाउंड देयर आर्ट एनी क्लासेस ऑन हाउ टू डेट फॉर 40 ईयर बैचलर्स हु नेवर लव। और कह रहे कि फिर मुझे ये पता चला भी ऐसी कोई क्लासें भी नहीं चलती, ऐसा कोई कोर्स भी नहीं होता जो सिखाए कि डेट कैसे करते हैं, वो भी एक 40 साल के बैचलर, 40 साल की कुंवारे को डेटिंग सिखाने के लिए कोई कोर्स, कोई क्लासें नहीं होती। वो नेवर लर्न, जिसने कभी सीखा ही नहीं, उसको सिखाने के लिए ये चीजें दिखा रही है कि हम कैसे अपने आप पे हंस सकते हैं। जब न्यू कमर आता है तो वो देखता है कि कमरे में अपने आप पे हंस रहे हैं, तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी बात सुना के अपने पे हंस सकता है। तो वो वही बता रहा है कि ये ऐसी कोई क्लास भी नहीं थी जो मुझे सिखा देती कि कैसे डेटिंग करते हैं, और वो भी एक 40 साल के बंदे को कौन सिखाएगा। द लाफ्टर इन द ए मीटिंग रूम दैट नाइट वाज पर्टिकुलरली हार्टी एंड अफेक्शनेट। तो नेचुरल है, ये चीजें सुन के सब हंस रहे थे ग्रुप में। इस मीटिंग रूम में सबको हंसी आई ये सुन के। एंड दैट नाइट वाज पर्टिकुलरली हार्टी एंड अफेक्शनेट, सब खुल के हंसे और प्यार से हंसे। अफेक्शनेट भी था, प्यार भरा भी थी वो, प्यार भरी थी हंसी वो, और खुल के हंस रहे थे सारे ये बात सुन के। So many there empathized had gone through the same bond kind of unease. तो बहुत सारे और लोग भी थे उस कमरे में जो इसी चीज से गुजरे थे, इसी तकलीफ से गुजरे थे, कि जब तक आंख खुली तो बड़ी देर हो गई। अब ये तो डेटिंग के मामले में कह रहा है, और भी कई मामलों में हो सकता है जो चीजें नहीं सीखी। 18 साल की उम्र में पीना शुरू कर दिया, 25 साल की उम्र में शादी होगी लेकिन पीना जारी है, और 40 साल की उम्र में आंख खुली तो पता ही नहीं है परिवार कैसे चलाना है, जिम्मेदारी कैसे लेनी है। या नौकरी नहीं की तो नौकरी करनी कैसे आएगी, बिजनेस, काम धंधा, तो बहुत सारी चीजें जो नहीं सीख पाते, शराब पीते रहते। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसी तकलीफ से गुजरे हुए थे, वो भी आइडेंटिफाई कर रहे थे। When we feel such awkwardness, incongruous at 40 or even at 20 these days, we might think we were pathetic, even grotesque. But it's not for the many rooms full of understanding A. तो जब हमें ये ऐसी चीज लगती है कि भी मैं कुछ अलग ही चीज हूँ, ऑकवर्डनेस लगती है, मैं कुछ अलग ही चीज हूँ, मैं बेमेल हूँ, इनकॉन्ग्रुअस, 40 साल की उम्र में मैं दुनिया से मेल नहीं खा रहा हूँ, बेमेल हूँ। और इवन एट 20 दीज डेज, तो जब की बात कर रहा है तो उस टाइम पे 20 साल की उम्र में भी लोग आ जाते थे। तो कोई भी उम्र हो, लेकिन जब ऐसी ऑकवर्डनेस, ऐसा इनकॉन्ग्रुएंस लगता है, बेमेल लगता है ऐसा, वी माइट थिंक वी वर पैथेटिक, इवन प्रोटेस्ट। तो ऐसा महसूस होता है कि यार मैं तो बड़ा विचित्र प्रकार का प्राणी हूँ, बहुत अजीब ही व्यक्ति हूँ, तो पैथेटिक हूँ, बड़ा दयनीय।
तो मेरी हालत बहुत ख़राब है और बहुत ही विचित्र प्रकार का प्राणी हूँ मैं। कोई भी सुनेगा बाहर का व्यक्ति कि 40 साल की उम्र में बंदा सीखने की कोशिश कर रहा है, तो डेटिंग कैसे करनी? तो कहेगा बड़ी अजीब आदमी है। सो वर इट नॉट फॉर मैनी who's full of अंडरस्टैंडिंग है। अगर एक कमरे ना हो जहाँ पे कि लोग समझते हैं, तो यही महसूस होगा। अगर एक ही कमरे ना हो जहाँ पे लोग ये सारी बातें समझते हैं, क्योंकि वो अभी पीछे बताया पिछली लाइन में उसने कि वो भी सब इन्हीं तकलीफों से, इन्हीं परेशानियों से गुजर के आए हैं। तो अगर ये एक ही कमरे ना हो, तो यही लगेगा कि मैं बड़ा अजीब हूँ, बड़ा विचित्र हूँ, दुनिया से अलग हूँ, बेमेल हूँ। यही चीजें लगेंगी। सो फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए पीपल हु हैव नोन दैट वेरी टाइप ऑफ फियर, किसी तरह के डरों से गुजरे हैं, एंड कैन नाउ हेल्प अस सी द ह्यूमर इन इट। और अब वो अपनी कहानियां सुना सुना के हमें जो है अपनी जो बातें हैं उनमें ह्यूमर ढूंढने में मदद कर सकते हैं कि यार इसको ह्यूमरस तरीके से लो, मजाकिया तरीके से लो, ये सारी चीजें जो इसको लाइट वे में लो, हल्केपन से लो। सो वी कैन स्माइल एज वी ट्राई अगेन until we get it right। तो जब सारे एनकरेज करते हैं, सारे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, थोड़ा सा अकेलापन कम होने लगता है, तब मुस्कुरा के फिर से कोशिश करते हैं, तब तक कि सही तरीका नहीं मिल जाता, तब तक कोशिश करते रहते हैं। लेकिन फर्क क्या है? अब ट्राई अगेन वाली जहां तक बात है, तो शराब इसे टाइम भी ट्राई तो बहुत किया था, बीच बीच में छोड़ के अब नहीं पीनी, अब नहीं पीनी। लेकिन तब ये कोशिश नहीं की थी कि जब तक सही तरीका ना मिले मैं कोशिश करता रहूंगा। छोड़ देते थे, छोड़ो परे, पी ले भाई, कुछ नहीं होता। क्योंकि तब वो भाव रहते थे, गिल्ट रहता था, शेम रहती थी, शर्म आती थी, दुनिया से सामना नहीं हो सकता था। लेकिन अब क्या फर्क आ गया? वी डू नॉट हैव टू गिव अप इन सीक्रेट शेम एनीमोर। वी डू नॉट हैव टू रिन्यू आवर ओल्ड होपलेस अटेम्प्ट्स टू फाइंड सोशल कॉन्फिडेंस इन द बॉटल वेयर वी फाउंड लोनलीनेस इंस्टेड। तो अब फर्क ये आ गया कि अब हमें जो है वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए दोबारा नहीं पीनी पड़ेगी। सीक्रेट शेम जो अंदर ही अंदर हमारे शर्मिंदगी चलती थी, उससे बचने के लिए दोबारा नहीं पीनी पड़ेगी। We do not have to renew our old hopeless attempts to find social confidence in the body, where we found loneliness instead। तब हमें वो दोबारा अपनी कोशिशें दोबारा नहीं करनी जो हम पहले करते थे कि समाज में एक्सेप्टेंस पाने के लिए बोतल का सहारा लेते, समाज में स्वीकार्यता पाने के लिए, एक्सेप्टेंस पाने के लिए, या समाज से बचने के लिए। दोनों कारणों से बोतल का सहारा लेते। वे भी फाउंड लोनलीनेस इंस्टेड, लेकिन वहां पे मिलता तो अकेलापन ही था। वहां पे मिलता अकेलापन ही था, बोतल में मिलता अकेलापन ही था। बोतल ने अकेला कर दिया था। तो अब मुझे वो दोबारा से वो कोशिशें नहीं कर। अब मेरे पास लोगों से भरा हुआ कमरा है जो समझते हैं। मैं कोई भी अपने बारे में बात कह दूं, वो सब समझेंगे, हंसेंगे, मुझे बताएंगे कि हम भी सब ये सब करके आए। तो अब मुझे शर्मिंदगी से बचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे वो समाज में एक्सेप्टेंस पाने के लिए बोतल की जरूरत है। That is just one extreme example of the kind of all arms and legs feeling some of us get when we first set sail on somewhere। तो ये तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। जब पहली पहले बार शुरू शुरू में कमरों में आते हैं, या शुरुआत में सोसाइटी की शुरुआत होती है, तो ये तो उसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि किस किस तरह से चीजें होती हैं, क्या क्या पता चलता है अपने बारे में, क्या क्या पता चलता है दूसरों के बारे में। तो ये तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। लेकिन और भी इसके अलावा छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमने नहीं सीखी। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने नहीं सीखी होती हैं, भूल गए होते हैं। इट illustrates how dangerously lost we might be if we try to go it alone। और ये जो ऊपर उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है,
ये एक चीज को स्पष्ट कर रहा है, एक चीज को साफ बता रहा है कि अगर हम अभी भी अकेले चलने की कोशिश करते हैं तो हम कितना खतरा है हमें रास्ता भटकने, कितना खतरा है। मैं कमरे में आया था, मुझे पौने 2 महीने लगे थे रास्ते में आने की, क्योंकि मैं अकेला ही चलने की कोशिश कर रहा था। मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हुआ, आता था, सुनता था, चला जाता था। तो अकेला चलने की कोशिश कर रहा था, वो अकेलेपन का एहसास नहीं जा रहा था। तो मैं फिर वापस बोतल पे चला जाता था। तो पौने 2 महीने लगे थे, लेकिन फिर वो रास्ता मिल गया भगवान की कृपा से। तो बहुत खतरनाक है, और बहुत खतरनाक तरीके से मैं भटक सकता हूँ अगर मैं अकेला चलने की कोशिश करूँ। और ये सब हमारे एक्सपीरियंस भी है हमारे पास। अकेला चल के हम कहाँ पहुंचे, किसी से बात नहीं करनी, किसी से रिश्ता नहीं बनाना, किसी से मदद नहीं लेनी, सब चीजें करने के बाद अकेले मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, ये सोच सोच के ही कहाँ पहुंच गए हम। तो इसलिए बहुत खतरनाक है अगर हम अकेला चलने की कोशिश करें। देयर माइट बी वन चांस इन मिलियंस दैट वी वुड मेक द वॉयज सम। लाखों में, 10 लाख में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है, कोई एक संभावना हो सकती है कि हम अकेले जो है अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। कहीं 10 लाख में कोई एक व्यक्ति या एक व्यक्ति की संभावना हो सकती है कि अपनी यात्रा अकेली पूरी कर सकते। बट वी नो नाउ दैट वी डू नॉट हैव टू प्रोसीड ऑल ऑन आवर ओन। लेकिन अब एक चीज तो क्लियर है ना, एक चीज तो पता है कि हमें अपने बलबूते पे सब कुछ नहीं करना। अब हमारे पास मदद है, अब हमें अपने बलबूते पे सब कुछ नहीं करना। कमरे में आ गए, फेलोशिप मिल गई, लोग मिल गए अपने जैसे, तो ये चीज तो एक क्लियर हो गई ना। वी डू नॉट हैव टू प्रोसीड ऑन आवर ओन। इट इज फार मोर सेंसिबल, सेफर एंड श्योर to do it in the company of the whole happy fleet going in the same direction। मैंने तो आके अपने आप को ना वो भेड़ों के झुंड में मान लिया था कि मैं भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया हूँ, जहां सारी भेड़ें जाएंगी मुझे वहीं जाना। तो झुंड से अलग होगी, हो जाती है जो भेड़, वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। ये सब हमने देखा हुआ। तो जो भेड़ झुंड से अलग हो जाती है वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है, उसका क्या हश्र होता है। तो मैंने तो ये मान लिया था कि मैं भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया हूँ और झुंड में ही रहना है मुझे। इट इज फार मोर सेंसिबल, सेफर एंड श्योरर to do it in the company of the whole happy fleet going in the same direction। कि एक पूरा झुंड एक ही दिशा में जा रहा है। तो मेरे लिए तो सबसे सुरक्षित, सबसे पक्का और सबसे समझदारी भरा रास्ता वही है कि मैं भी झुंड के साथ ही उसी दिशा में चलूं। और वो हैप्पी फ्लीट कह रहा है, खुश है, वो झुंड खुश है, कुछ देख रहा है कमरे में आके, जितने लोग बैठे हैं सब खुश दिख रहे हैं, और वो और खुशी की दिशा में जा रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं, झुंड में शामिल हो जाऊं, और जिस दिशा में वो चल रहे हैं मैं उसी दिशा में चलना शुरू कर दूं। भाई मैं अलग क्यों चलूं, मैं उल्टी दिशा में क्यों चलूं, जब मुझे पता है कि अकेले चल के मेरा क्या हाल होगा। एंड none of us need feel any shame at all at using help since we all help each other। और सबसे बड़ी समस्या यही है मेरी, मुझे मदद मांगनी नहीं आती, शर्म आती है, क्या सोचेगा सामने वाला। मैं किसी प्रकार की मदद मांगू तो सामने वाला क्या सोचेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझे कमजोर समझेगा, मुझे बेवकूफ समझेगा। लेकिन वो कह रहा है कि none of us need feel any shame at all at using help। हम में से किसी को भी मदद का इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए, मदद का इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। आज मैं किसी से मदद मांगूंगा, हो सकता है कि कल कोई ऐसा मौका आए कि कोई मेरे से मदद मांगे और मेरे लिए संभव हो, मैं कर पाऊं तो मैं करूं। तो एक दूसरे की मदद से ही चल रहा है ये प्रोग्राम। इट इज नो मोर कॉवर्डली
to use help in recovering from a drinking problem than it is to use a crutch if you have a broken leg. अगर किसी की टांग टूटी हो तो वो बैसाखी यूज करे तो उसे डरपोक थोड़ी कहेंगे तो बैसाखी लेके चल रहा, उसे डरपोक थोड़ी कहेंगे ये डरपोक है, चल नहीं पा रहा अपने आप, बिना बैसाखी के चलने में डर लगता है, उसे डरपोक तो नहीं कहेंगे। तो वही चीज मेरे साथ लागू होती है कि अगर मुझे अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से पार पाना है अगर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से, अपनी शराब की समस्या से रिकवर होना है, तो फिर मदद मांगूंगा तो मुझे कोई डरपोक नहीं कहेगा, उसमें कोई डरपोक वाली बात नहीं। A crutch is a beautiful thing to those who need it and to those who see its usefulness. अब भाई जिसकी टांग टूटी हुई है उसके लिए तो क्रच बैसाखी बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है, उसके लिए तो बहुत यूजफुल है, उसके लिए तो बहुत सुंदर चीज है बैसाखी, उसके लिए बहुत सुंदर चीज है जिसकी टांग टूटी हुई है। तो मेरे लिए भी वो एक बैसाखी है, एक बैसाखी है मेरे लिए, जिसको लेके मैं आगे चल रहा हूँ। तो मुझे इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है यार, मेरे लिए तो जिंदगी बचाने वाली चीज है। तो मदद मांगने में कैसी शर्म, सहारा लेने में कैसी शर्म। Is there really anything heroic in a sightless person stumbling and groping just because he or she refuses to use easily obtained assistance? मैं सोचता हूँ मैं अपने आप कर लूंगा सब कुछ, मुझे समझ आ गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब तो जी प्रोग्राम में समझ में आ गया, पता चल गया, मीटिंग जाना है, बात करनी है, लिटरेचर पढ़ लेना है, सब समझ में आ गया। और फिर मैं अपना चल देता हूँ कि हाँ अब तो मैं कर लूंगा सब कुछ, अब इस सब की जरूरत नहीं है, पढ़ लूंगा, लिटरेचर भी पढ़ लूंगा अपने आप। मीटिंग में तो रोज वही कहानियां होती हैं, जाने की जरूरत नहीं है। मेंबर से ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने रास्ते पे चल दिया, चलो पैसा कमाओ, ये करो वो करो, काम धंधा देखो, फैमिली देखो, कैरियर बनाओ, सब कुछ करो। तो is there really anything heroic in a sightless person stumbling and groping just because he or she refuses to use easily obtained assistance? और जब मैं अपने रास्ते पे चल देता हूँ तो फिर लड़खड़ाता हूँ, ठोकरें खाता हूँ, फिर अंधेरे में जाता हूँ, फिर रास्ता ढूंढता हूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, शराब पीऊँ ना पीऊँ, लेकिन रास्ते से तो भटक ही जाता हूँ। और फिर मैं ढूंढता फिरता हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो वही एग्जाम्पल दे रहा है कि क्या कोई नेत्रहीन व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है, वो अगर बिना किसी सहारे के या बिना किसी सहायता के, अब उनके लिए भी कई सारी चीजें उपलब्ध हैं, किसी व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं, लकड़ी होती है, आजकल तो और बहुत सारी टूल्स आ गए उनके लिए जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या इसमें कोई हीरो बनती है कि वो उसके लिए अगर सहायता उपलब्ध है वो उसका उपयोग ना करके अकेला ही अंधेरे में जो है वो टटोल टटोल के लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, इसमें क्या हीरोपंती है, जबकि हेल्प अवेलेबल है, मदद उपलब्ध है, लेकिन नहीं, मदद नहीं लूंगा, मैं अकेला ही टटोलता टटोलता लड़खड़ाता हुआ चलता रहूं। तो इसमें तो कोई समझदारी नहीं। वही चीज मुझे समझनी है कि मुझे हेल्प लेनी है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे हेल्प लेनी जरूरी है। Foolish risk taking even when it is not at all necessary sometimes does get undeserved praise। अब ठीक है, कई लोग जो है प्रशंसा पाने के लिए बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। अच्छा मैं इतनी ऊंची दीवार से कूद के दिखाऊंगा हीरो बनने के लिए, मैं बाइक ऐसे चला के दिखाऊंगा, मैं गाड़ी ऐसे चला के दिखाऊंगा। वो कह रहे ये बेवकूफी जो है, बेवकूफी से जो रिस्क उठाना है, जोखिम उठाना है, ये कुछ देर के लिए प्रशंसा दिला सकता है, तो रिस्क लेना जरूरी है या नहीं। कोई भी जोखिम आप उठाओ
थोड़ी देर के लिए तो प्रशंसा मिल सकती, तारीफ मिल सकती है, बट और वो भी कह रहे अनडिजर्व्ड प्रेज, जिसको आप डिजर्व नहीं करते, जिसके आप लायक नहीं हो। भाई को बेवकूफी भरी जो हरकत कर रहे हो तारीफ पाने के लिए, वो तारीफ पाने के लायक थोड़ी है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि 2-4 लोग तारीफ कर देंगे, भाई वाह क्या एक्शन किया है, भाई वाह तू तो हीरो है पूरा। फिर मैं उसके लायक नहीं हूँ, डिजर्व नहीं करता उसको, क्योंकि मैं बेवकूफी कर रहा हूँ। तो यही चीज मेरे शराबीपन पे लागू होती है कि मैं जब रिस्क लेना शुरू करता हूँ कि ठीक है मीटिंग नहीं जाना, बात नहीं करनी किसी से, मैं अकेला कर लूँ, या अकेला ही अकेलेपन की आदत को छोड़ना ही नहीं है, बीच में घुसना ही नहीं। जैसे मैं पिछली बार कह रहा था कि किसी मेंबर ने मुझसे बात की थी, तो मैंने यही कहा था कि आप दहलीज पे खड़े हो, दहलीज के अंदर आओ, ये के अंदर घुस के देखो कितना सुंदर है। बाहर खड़े रह के या दहलीज पे खड़े रह के नहीं पता चलता कि ये क्या है। तो वही चीज है यहाँ पे कि मैं फालतू का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है मुझे, जब पता है इतनी खतरनाक बीमारी है, मैं अपनी हालत क्या करवा के आया हूँ ये भी मुझे पता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो फिर रिस्क लेने की जरूरत क्या है। बट म्यूचुअल हेल्पफुलनेस, सिंस इट ऑलवेज वर्क्स बेटर, रियली शुड बी मोर प्राइज्ड एंड एडमायर्ड। देखिए जो आपसी मदद है और आपसी यूजफुलनेस है, उपयोगिता, एक दूसरे के लिए काम आना, एक दूसरे के काम आना जो है, ये हमेशा ही बेहतर काम करती है। अकेला चलने की बजाय, मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, मैं अकेला धक्का मार दूं तो कहाँ से स्टार्ट कर लूंगा, पता तो चाहिए मुझे धक्का लगाने के लिए। तो आपसी मदद जो है, आपसी एक दूसरे के काम आना, वो हमेशा ही बेटर होता है, हमेशा ही बेहतर होता है, और इसलिए शुड बी मोर प्राइज एंड एडमायर, इसलिए इसकी ज्यादा कीमत करनी चाहिए और ज्यादा इसको एडमायर करना चाहिए, ज्यादा इसकी तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। Our own experience at staying sober overwhelmingly reflects the wisdom of using whatever good help is available in recovery from a drinking। अब हमारे अपने एक्सपीरियंस है सोबर रहने की, जैसे पहले भी बात हो रही थी कि कितनी बार सोबर रहने की कोशिश की, लेकिन वो अकेले ही प्रयास, कोई मदद नहीं थी उस टाइम। कस्में खा ली, डॉक्टर के पास चले गए, दवाई खा ली कोई, या किसी धार्मिक स्थल पे चले गए, कुछ भी कोशिशें बड़ी की, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव खुद है हमारे साथ, और साफ दिखाता है कि मदद के बिना नहीं कर सकते। तो विजडम ऑफ यूजिंग व्हाटएवर गुड हेल्प इज अवेलेबल इन रिकवरी फ्रॉम अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। तो इस शराब की समस्या से निजात पाने के लिए, रिकवरी पाने के लिए जो भी हेल्प मिले, वो लेना समझदारी है, वो लेना समझदारी है। अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा है कि अकेले नहीं कर पाया तो भाई मदद मिल रही है तो ले लेना, उससे क्यों भाग रहा है। फ्री मदद मिल रही है ले ले उसको, क्यों भाग रहा है उससे, अपने आप तो कर नहीं पाया। डिस्पाइट आवर ग्रेट नीड एंड डिजायर, नन ऑफ अस रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहलिज्म सोली ऑन आवर ओन। वही बात आ गई कि चाहे कितनी ही ज्यादा जरूरत थी हम शराब छोड़ने, और चाहे कितनी ही बड़ी इच्छा थी, जरूरत तो थी, मरने वाला था मैं, नहीं छूटती तो मर जाता, और इच्छा भी थी क्योंकि ना पी जा रही थी ना छोड़ी जा रही थी। तो चाहे कितनी ही बड़ी जरूरत थी छोड़ने की, चाहे कितनी बड़ी इच्छा थी छोड़ने की, नन ऑफ अस रिकवर फ्रॉम एल्कोहलिज्म सोली ऑन आवर ओन। सिर्फ अपने बलबूते पे एल्कोहलिज्म से हम नहीं बच पाए, रिकवर नहीं हो पाए। इफ वी हैड ऑफ कोर्स वी वुड हैव had no need to approach a psychiatrist or anyone else for it। अगर कर पाते तो जाहिर सी बात है कि हमें ए में आने की, या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की, या कहीं भी और जाने की
कहीं रिहैब में या कहीं भी जाने की जरूरत ही क्या थी? अगर अकेले ही हो जाता तो कोई जरूरत नहीं थी, घर बैठ के हो जाता आराम से। Since no one can live totally alone, since all of us are dependent to some degree on our fellow human beings for at least some goods and services, we have found it sensible to accept that particular reality and to work within it in the highly important venture of getting over our active alcoholism. अब एक तो ये सीधी सीधी बात है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हम बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट है। कोई चीज चाहिए, कोई सेवा चाहिए, बहुत सारे लोगों पे निर्भर है। इवन शराब के लिए भी शराब के ठेके पे निर्भर है, और ठेके पे जो लोग खड़े हैं, जो दुकानदार खड़ा है ठेके पे, उस पे निर्भर है। तो बहुत लोगों पे निर्भर है रोजमर्रा की जिंदगी पे, किसी पे किसी हद तक, किसी पे किसी हद तक, लेकिन निर्भर है बहुत सारे लोगों पे। तो जब ऑलरेडी हम बहुत लोगों पे निर्भर हैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी हम दूसरों पे निर्भर हैं, तो फिर ये असलियत हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते कि इसी के दायरे में हम सहायता क्यों नहीं स्वीकार कर सकते, यही समझते हुए कि भाई हम वैसे भी तो काफी लोगों पर निर्भर हैं, मदद लेते ही है ना। रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत लोगों पे निर्भर हैं, सबकी मदद होती है तभी मेरी जिंदगी चलती है भाई। मुझे खाना तभी मिलता है जब दुकान से जाके राशन लेके आता हूँ, दुकान खुली है, लोग खड़े हैं वहां पे बेचने के लिए, मैं उन पे निर्भर हूँ। लॉकडाउन हो गया था, मार्केट बंद हो गई थी, चीजें मिलनी बंद हो गई थी, कुछ नहीं मिलता था, ढूंढते थे कहाँ से मिलेगा, कौन सी दुकान कितने बजे खुलेगी, डिपेंडेंस थी ना। तो मैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए डिपेंडेंट हूँ दूसरों पे। तो यही सोच के मैं अपने एक्टिव एल्कोहलिज्म पे, सक्रिय शराबीपन पे काबू पाने के लिए इस चीज को यूज क्यों नहीं कर सकता, इस सोच को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। यही सोच का इस्तेमाल मैं करूं कि मैं वैसे भी लोगों पे निर्भर हूं, तो अब यहाँ पे ए वालों पे निर्भर होने में क्या हर्ज है। और निर्भर भी क्या हूँ, यहाँ तो खुल के हेल्प मिल रही है, यहाँ तो बिना मांगे हेल्प करने को तैयार हैं लोग। मेरे एक बार इशारा करने की देर है कि मुझे हेल्प चाहिए। थॉट्स ऑफ अ ड्रिंक सीम टू स्नीक इनटू आवर माइंड्स मच मोर स्मूथली एंड स्लाइली व्हेन वी आर अलोन। तो ये एक चेतावनी है, ये एक चेतावनी है कि जब हम अकेले होते हैं तो पीने का ख्याल जो है हमारे दिमाग में बड़ी आसानी से और बड़ी मक्कारी से आ जाता है। स्मूथली एंड स्लाइली, स्मूथली पता भी नहीं चलता, बड़ी आसानी से आ जाता है। और मक्कारी से, क्योंकि दिमाग तो मेरा है ही मक्कार, उल्टा ही सोचता है। तो कहाँ से आ जाता है, वो कहा है ना कपटी रहस्यमयी शक्तिशाली, तो वो कपट, शराब का कपट आ जाता है, घेर लेता है मुझे। वो पता भी नहीं चलता कि कब शराब का ख्याल आ जाता है, जब हम अकेले होते हैं। एंड व्हेन वी फील लोनसम एंड एनी अर्ज फॉर अ ड्रिंक स्ट्राइक्स, इट सीम्स टू हैव स्पेशल स्पीड एंड स्ट्रेंथ। और एक और खास चीज है जो शायद हमें पता भी नहीं चलता, कि जब हम अकेले होते हैं तो इस थॉट की और ये जो पीने की जो इच्छा जागृत होती है, इसकी स्पीड और मजबूती बहुत तेज हो, बड़ी तेजी से ये थॉट आता है, बड़ी तेजी से ये इच्छा जागती है, और बड़ी तीव्र इच्छा। Such ideas and desires are much less likely to occur when we are with other people, especially other non-believers. लेकिन जब हम दूसरे लोगों के साथ होते, खासकर जो नहीं पी रहे या नहीं पीते, तो ऐसी ख्याल आने की संभावना बहुत कम है। ऐसी आइडियाज और डिजायर्स, पीने का ख्याल या पीने की इच्छा होना, इसकी संभावना बहुत कम है। नॉन ड्रिंकर्स कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है एक ही मेंबर ही सोबर एल्कोहलिक हो, वो भी हो सकते हैं जो नहीं पीते। लेकिन जब हम दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो ये संभावना बड़ी कम होती है कि हमें पीने का ख्याल आएगा या पीने की इच्छा जाए। तो ये फर्क है। अकेला होता हूँ मैं तो बड़ी तेजी के साथ
पहले तो थॉट आता है वो बड़ी तेजी के साथ कैसे आता पता नहीं चलता, और बहुत तीव्र, बहुत मजबूती के साथ आता, घेर लेता मुझे पूरी तरह से। लेकिन जब मैं दूसरे नॉन ड्रिंकर्स के साथ होता हूँ, तो इसकी संभावना बड़ी कम होती है कि मुझे पीने का थॉट आएगा। If they do occur, they seem less potent and more easily put aside while we are in touch with fellow AA members. लेकिन अगर आता भी है, तो ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं आएगा। उसने कहा संभावना कम है आने, लेकिन अगर आता भी है, तो उसकी तीव्रता कम हो, उतनी तेजी से वो हम पे हमला नहीं करेगा। वो था हल्का फुल्का ख्याल आ जाएगा, कहीं से बैक ऑफ द माइंड चलेगा, लेकिन वो इतना तीव्र इच्छा नहीं होगी, इतना तेजी से वो हम पे हमला नहीं करेगा जब हम ए मेंबर्स के साथ हैं या उनके टच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो एक तो वो इतना तेज ख्याल नहीं आएगा, इतना जबरदस्त तरीके से वो हमला नहीं करेगा, और दूसरा फिर उसको एक तरफ करने में आसानी, उसको एक तरफ करने में हमें आसानी होगी, उसे हटाने में आसानी होगी। We are not forgetting that almost everyone occasionally needs some time to himself or herself to collect thoughts, take stock, get something done, work out a private situation, or just vacation from the stress of the usual. अब यहाँ पे एक चीज भी ध्यान रखी गई कि सबको थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहिए होता है। कभी कभार थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि जहाँ वो सिर्फ अकेला बैठा हो, जिसमें वो अपना विचारों को थोड़ा सा व्यवस्थित करे। जो दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे होते हैं विचार, उनको थोड़ा व्यवस्थित करे, थोड़ा देखे। अब ये टेक स्टॉक की बात कर, टेक स्टॉक में इन्वेंट्री भी आती है, वो भी टाइम अकेला रहना होता है जब अपनी इन्वेंट्री ले रहे होते हैं, चाहे वो 4 स्टेप इन्वेंट्री हो, चाहे वो 10 स्टेप इन्वेंट्री हो, उस टाइम भी अकेला रहना जरूरी होता है। गेट समथिंग डन, कुछ करवाना है, कुछ करना है काम, अकेला रहना जरूरी है उस टाइम। वर्क आउट ए प्राइवेट सिचुएशन, कुछ अपनी निजी समस्या है, उस पे काम करना है। और जस्ट वेकेशन फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द यूजुअल डे, जहाँ पूरे दिन में बड़ा जो है, पूरा दिन बड़ा थकान भरा रहा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, बड़ा काम करना पड़ा है, बड़ी थकावट हो गई है, तो मन करता है थोड़ी देर शांति से एक जगह अकेला बैठ जाए। ठीक है, ये चीजों की भी जरूरत है, इन कामों के लिए भी अकेलेपन की जरूरत है, वो इस चीज को इनकार नहीं कर रहा। But we have found it dangerous to become too indulgent about this, especially when our mood becomes a bit morose or self-pity. लेकिन जरूरत से ज्यादा इसमें घुसना, वो खतरनाक है। और मेरी बीमारी क्या है? एक्सट्रीम की, अति की। मैं तो जो भी करता हूँ अति में करता हूँ, एक्सट्रीम में करता हूँ। इसलिए वो बार बार डेंजरस डेंजरस कहता है, चेतावनी देता है बार बार कि टू इंडल्जेंट, बहुत ज्यादा इसमें घुसना जो है ना, वो भी खतरनाक है। खासकर जब हमारा मूड थोड़ा सा सेल्फ पिटी में जा रहा हो या उदासी भरा हो। अब मैं तो बड़ी आसानी से जो है आत्मदया में चला जाता हूँ, सेल्फ पिटी में चला जाता हूँ। तो कह रहा ऐसे मौकों पे या खासकर उदासी सी आ रही हो, उस टाइम पे मैं सोचूं कि मैं अकेला बैठ जाता हूँ, वो खतरनाक। उस टाइम पे मुझे जरूर किसी का साथ लेना चाहिए। ऑलमोस्ट एनी कंपनी इज बेटर देन अ बिटर प्राइवेसी। किसी का भी साथ मिले उस टाइम, वो अकेले रहने से बेहतर होगा। बिटर प्राइवेसी कह रहा है वो, जहाँ पे मेरे अंदर कड़वाहट आएगी, सेल्फ पिटी कड़वाहट लाएगी, उदासी कड़वाहट लाएगी, क्योंकि सोचूंगा तो मैं उल्टा पुल्टा ही। तो कह रहे ऐसी प्राइवेसी से, ऐसे अकेलेपन से, ऐसी निजता से तो किसी का भी साथ मिल जाए वो बेहतर। Of course, even at an A meeting, it is possible to want to drink, just as people can feel lonely in a crowd. तो जिस तरह पहले भी बताया था कि भीड़ में भी अकेला महसूस कर लेते थे कई, और कोई भी कर सकता है, तो भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है। ठीक उसी तरह एक भरी पूरी मीटिंग में भी पीने का ख्याल आ सकता है।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मीटिंग में बैठा हूँ तो पीने का थॉट नहीं आया या इच्छा नहीं हो सकता है। बट द odds against taking the drink are much better in the company of others than they are when we are alone in our room or in a hidden corner of a quiet deserted bar. थॉट आ सकता है, लेकिन जब हम मीटिंग में हैं या ए मेंबर से घिरे हुए हैं तो एक्चुअल में जाके असल में जाके पीने की संभावना बड़ी कम है। मैं ए मेंबर्स के बीच में हूँ और मैं वहां से निकल के पीने चला जाऊँ, उसकी संभावना बड़ी कम है, बजाय इसके कि मैं अकेले कमरे में बैठा हूँ या अकेला जाके किसी बार में बैठ गया हूँ, वो भी जो खाली हो बार बिल्कुल, ऐसे मजे लेने के लिए बैठ गया, तो वहां तो पूरी संभावना है मैं पीऊंगा। लेकिन अगर मैं मीटिंग में हूँ या ए मेंबर्स के बीच में हूँ तो इसकी संभावना बड़ी कम हो जाएगी कि मैं जाके पीऊँ। When we have only ourselves to talk to, the conversation gets kind of circular. More and more, it excludes the sort of sensible input other people can supply. जब हम अकेले होते हैं, सिर्फ अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो हमारे विचार जो है ना वो एक ही साइकिल में घूमते हैं, एक ही चक्र में घूमते हैं, घूम घूम के वही एक ही चक्र में घूमते हैं। और इसमें जो है जो दूसरे लोगों की कोई समझदारी भरी बात जो हमारे दिमाग में आ सकती है वो भी नहीं आती। जब अकेला बैठा हूँ तो वो थॉट्स जो है वो एक ही चक्कर में घूमते रहे, लेकिन किसी के साथ वो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समझदारी बात मेरे को समझाएगा, बताएगा, तो शायद मेरा जो वो साइकिल है वो टूट जाएगा। ट्राइंग टू आर्ग्यू योरसेल्फ आउट ऑफ अ ड्रिंक इज रादर लाइक अ टेम्पटिंग सेल्फ हिप्नोसिस। अपने आप से बहस करके अपने आप को समझाना कि मैं नहीं पीऊंगा, हमारा एक्सपीरियंस है कि कितना सफल हुआ। अपने आप से अंदर अंदर बहस करके अपने आप को समझाने की कोशिश करके कि नहीं पीनी नहीं पीनी, वो हमारा एक्सपीरियंस है। और वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे अपने आप को हिप्नोटाइज करना, अपने आप को सम्मोहित करना, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। Often it is about as effective as trying to persuade a pregnant mare not to fold when her term has come. तो ये उसकी तुलना कर रहा है कि कोई प्रेग्नेंट जो है घोड़ी है जिसको बच्चा होने वाला है और उसे रोकना, बच्चा पैदा करने से रोकना। तो मेरा तो वही हाल है कि अकेले बैठ के मैं अपने आप को समझा रहा हूँ नहीं पीनी, तो वही हाल है कि टाइम हो गया है बच्चा पैदा करने का, लेकिन उसको रोक रहे हैं कि नहीं पैदा करना। सौरभ भाई टाइम हो गया है लेकिन थोड़ा सा रह गया, कैसे पूरा कर लूं चैप्टर को? हेलो। जी विमल जी। ठीक है जी, थैंक यू। So for these reasons, when we suggest avoiding fatigue and hunger, we often tie in a mention of one more hazard to make it a triple play. Don't let yourself get too tired, too hungry or too cold. जो हम हॉल्ट की बात करते हैं, मैं बार बार हॉल्ट की बात करता हूँ। हंग्री एंग्री लोनली टायर्ड, हंग्री एंग्री हम पढ़ चुके हैं। अब वो वही चीज कह रहा है कि इन्हीं कारणों से जब हम सुझाव देते हैं कि ज्यादा सको मत और भूखे मत रहो, तो साथ में एक चीज और जोड़ देते हैं, एक और खतरा जोड़ देते हैं, ताकि ये चीजें तीन हो जाए। तो इन तीन चीजों से बचना है। डोंट लेट योर सेल्फ गेट टू टायर्ड, टू हंग्री और टू लो। अपने आप को ज्यादा थकाओ मत, ज्यादा भूखा मत रखो और ज्यादा अकेला मत रखो। तो ये हॉल्ट के तीन चीजें इन्होंने कवर कर ली। हंग्री एंग्री लोन टायर्ड, सॉरी एंग्री अभी नहीं आया है, आगे आएगा, चेक इट आउट। तो इस चीज का ध्यान रखो। इफ द नोशन ऑफ टेकिंग अ ड्रिंक क्रॉसेस योर माइंड एनी टाइम सून, पॉज टू कंसिडर। अगर कभी भी पीने का ख्याल आता है दिमाग में, कभी भी, एनी टाइम सून, जल्दी आए या कभी भी आए, जरा थोड़ा सा पॉज करो, सोचने के लिए थोड़ा सा रुको। सोचना क्या है? एज ऑफन इज नॉट यू आर लाइकली टू फाइंड यू आर इन वन और मोर ऑफ दीज थ्री हाई रिस्क कंडीशन। और जब रुक के देखोगे तो पता चलेगा कि ज्यादातर संभावना यही है कि ये जो ऊपर तीन चीजें बताई गई हैं ये हाई रिस्क सिचुएशन है, बहुत ज्यादा जोखिम वाली परिस्थितियां हैं। भूखे रहना, ज्यादा भूखे रहना, ज्यादा थकना या ज्यादा अकेले रहना। तो जब रुक के एक मिनट के लिए सोचोगे तो यही पाओगे कि
इन तीनों में से किसी न किसी परिस्थिति में हो, या तो ज़्यादा भूखे हो, या ज़्यादा थके हुए हो, या ज़्यादा अकेलापन आ रहा है। टेल समबडी फास्ट दैट एट लीस्ट टास्क टू रिलीव द लोनलीनेस। जल्दी से किसी से बात करो, किसी को बताओ। तीनों में से कोई भी कंडीशन है, जल्दी से किसी से बात करो, किसी को बताओ। कम से कम वो अकेलापन तो दूर होना शुरू होता है सबसे पहले। सबसे पहले कम से कम वो अकेलापन तो दूर होना शुरू होता है। तो तीन में से एक खतरे वाली स्थिति से तो निकल आते हैं हम, और फिर धीरे-धीरे वो बाकी 2 स्थितियों पे भी हम ध्यान देते हैं। तो ये है जी किस तरीके से अकेलेपन को अपने दूर करना है, और अकेला रहने के क्या खतरे हैं मेरे लिए। ये इस चैप्टर ने हमें बताया। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।